जैसा कि दोस्तों आपको मालूम चल चुका होगा कि आर्टिकल 370 को पूरी तरीके से हटाया जा चुका है, जैसा कि मीडिया बता रहा है। लेकिन अगर आपने हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह जी की स्पीच सुनी होगी तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा था। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि आर्टिकल 370 के सभी खंड हटाए जा चुके हैं सिवाय खंड 1 के। तो इसका मतलब आर्टिकल 370 अभी भी, अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि आर्टिकल 370 को क्या हटाया जा चुका है और आप कह दो कि हाँ हटाया जा चुका है, तो ये गलत जवाब होगा। आर्टिकल 370 अभी भी है, लेकिन उसमें कुछ जो पावरें मिलती थी कश्मीरीज को वो अब नहीं रही हैं। जो भी स्पेशल स्टेटस था वो देता था उनको आर्टिकल 35A, जो कि हट चुका है आर्टिकल 370 से, क्योंकि वो आर्टिकल 370 का ही एक हिस्सा था, अब वो जा चुका है। और ये किस तरीके से किया गया था, देखो 19 दिसंबर 2018 22 साल बाद प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था जम्मू एंड कश्मीर पर, और जहां पर ये पावर आ चुकी थी प्रेसिडेंट के पास में कि वो आर्टिकल 370 में चेंजेस ला सके। अब चेंजेस इस तरीके से किए गए हैं आर्टिकल 370 में कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं उन सांपों की बात कर रहा हूं जो कि कश्मीर को अपने बाप की जागीरदारी समझ रहे थे, जो 3-4 खानदान वहां पे मिल के कुछ भी कर रहे थे और लोगों का दिमाग भटका रहे थे। अब उनकी इतनी ज़्यादा नहीं चलने वाली वहाँ पे, इसी वजह से वो अब थोड़े बहुत बिलबिला रहे हैं, जिनको कमरों में बंद करके रखा गया। खैर उनके बारे में तो बात करूँगा ही, उन्होंने क्या नाश मारा है उसके बारे में भी, लेकिन फ़िलहाल के लिए बात करते हैं उस मॉडिफिकेशन पे। देखो मॉडिफिकेशन कुछ इस तरीके से की गई है कि आगे चल के अगर प्रेसिडेंट रूल लागू भी होता है, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर इस टाइम पर प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ और ये आर्टिकल 370 में चेंजेस किए गए हैं तो आगे चल के भी तो किए जा सकते हैं। नहीं, आगे चल के नहीं होने वाले, क्योंकि कश्मीर में अब वो कानून है जो कि पूरे इंडिया में है। तो ये 1 नेशन 1 लॉ वाला रूल है, और यहाँ पर अगर चेंजेस होंगे तो पूरे इंडिया में होंगे, और इंडिया का हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर भी है। तो फिलहाल के लिए इसी तरह की कई और बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। बने रहो। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन बदलावों की जो वहां पर हुए हैं आर्टिकल 370 के चेंजेस के बाद में। देखो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अब अलग अलग हो चुके हैं। पहले पूरे देश में हमारे में 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, अब ये 2 और बढ़ चुकी हैं, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर अलग, लद्दाख अलग। और इसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर की खुद की असेंबली होगी जैसा कि दिल्ली के पास में है, और इसी के साथ साथ लद्दाख की खुद की असेंबली नहीं होगी जैसा कि चंडीगढ़ में होता है। देखो ये सारे चेंजेस लाने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, ताकि आप लद्दाख का, लेह का, कारगिल का, जम्मू कश्मीर पूरे का विकास कर सको, क्योंकि इसके बगैर आप कुछ भी कर नहीं सकते थे वहाँ पर, क्योंकि आप ज़मीन ही नहीं खरीद सकते वहाँ पे, तो प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर कैसे जाएंगे इनको जॉब देने के लिए। तो इससे अब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विकास शायद 10-15 सालों में आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से ग्रो करती है, लोगों को जॉब किस तरीके से मिलती है। जो लोग बिल्कुल खाली बैठे हुए थे और सिर्फ किसी की कठपुतली बन के कहीं पर भी कुछ भी कर रहे थे, वो अब वो नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनको नौकरी मिलेगी, उनको पैसा मिलेगा, अब उनको अपना कैरियर दिखेगा, भविष्य दिखेगा। ज़मीन वहाँ पर जब प्राइवेट सेक्टर खरीद सकते हैं तो वहाँ पर हॉस्पिटल बन सकते हैं, वहाँ पे इंस्टीट्यूट बन सकते हैं, वहाँ पे पढ़ाई के लिए कई सारे स्कूल बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो बात हर जगह कही जा रही है कि आप जम्मू एंड कश्मीर में जाके ज़मीन भी ले सकते हो, अपना खुद का मकान भी बनवा सकते हो और वहाँ पर रह सकते हो, और उस मकान को अपने नाम पर भी करवा सकते हो। तो जो सहूलियत आपको पहले नहीं मिलती थी वो अब मिल जाती है इन चेंजेस के बाद में। इसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पर जॉब भी पा सकते हो अगर आपकी क्वालिफिकेशन है और एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर जाते हो, जो कि पहले सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के जो भी रहने वाले होते थे वही कर सकते थे। और इसी के साथ साथ उनको स्पेशल प्रिविलेज मिलता था कि वो किसी भी राज्य की जॉब पर अप्लाई कर सकते थे जो भी गवर्नमेंट की निकलती थी, लेकिन आप जम्मू एंड कश्मीर की जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए ही हुआ करती थी। तो अब सभी को समान हक दिया गया है, वो भी कहीं पर भी जाके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप भी। इसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में अब आप इलेक्शन में भी भागीदारी ले सकते हो, चाहे किसी पार्टी के कैंडिडेट बनकर खड़े हो जाओ या फिर आप वहाँ पर वोटिंग भी
कर सकते हो किसी पार्टी की तरफ से। अगर आपको वोट देना है तो वो आप कर सकते हो अगर आपका वहाँ का वोटर आईडी बन गया है, क्योंकि पहले आपका वोटर आईडी वहाँ का बन नहीं सकता था, चाहे आप वहाँ पर 10 साल ही रह लो किराए पे किसी के मकान पे। लेकिन अगर आप वहाँ पर रहते हो तो आपका वोटिंग आईडी भी बन जाएगा, क्योंकि पहले वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप का पंगा हुआ करता था कि जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन की वहाँ की भी सिटीजनशिप है और इसी के साथ साथ इंडिया की भी सिटीजनशिप उसको मिल रखी है। और इसी के साथ साथ अगर जम्मू एंड कश्मीर की कोई लड़की किसी दूसरे राज्य के लड़के से शादी कर लेती थी तो उसकी सिटीजनशिप ख़त्म हो जाती थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो सिर्फ इंडिया की सिटीज़न बन जाती थी। तो इस तरीके का भी पंगा हुआ करता था जो कि इस आर्टिकल में चेंज आने के बाद में ख़त्म हो चुका है। और यहीं पर अगर जम्मू एंड कश्मीर की लड़की किसी पाकिस्तानी से शादी कर लेती तो वो पाकिस्तानी जम्मू एंड कश्मीर का सिटीजन बन जाया करता था, लेकिन अब वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको उसी तरीके से सिटीजनशिप मिलेगी जिस तरीके से हर एक फॉरेन में रहने वाले व्यक्ति को दी जाती है। अब जैसे कि आपको मालूम होगा कि जम्मू एंड कश्मीर का खुद का तिरंगा हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। अब उनके लिए तिरंगा है वही तिरंगा जो कि हर राज्य में फहराया जाता है, जिसमें केसरिया रंग भी है, हरा रंग भी है, सफ़ेद भी है और एक चक्र भी है। तो ये है अब उनका ऑफिशियल तिरंगा। अब अगर वो इसकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे जैसे कि कुछ लोग पहले कर देते थे तो उनको वही सज़ा दी जाएगी जो कि दूसरे राज्यों में लोगों को मिल जाती है, क्योंकि अब वहाँ पे आरपीसी नहीं है बल्कि इंडियन पीनल कोड है यानी कि आईपीसी है, और उसके अंतर्गत ही अब लोगों को सज़ा दी जाए करेगी। जो भी कुछ भी गलत काम करेंगे, कोई क्राइम करेंगे, और जो भी क्राइम है वहाँ पर इस कानून के अंदर तो उस हिसाब से ही उनको सज़ा मिलेगी। अब वो इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे जैसे कि वो पहले कर देते थे फौज के साथ में। और जैसा कि एक बात आपको मालूम होगी कि जम्मू एंड कश्मीर में एक असेंबली हुआ करती थी जिसमें वो लद्दाख को भी गिन लिया करते थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इन चेंजेस की वजह से लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग है, जिसकी वजह से लद्दाख वाले तो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वहाँ पर जो वो फ्लैग देते थे ना जम्मू एंड कश्मीर का, वो नहीं मानते थे उनको इंडिया का ही फ्लैग प्यारा था। और इसी के साथ साथ जैसे कि दूसरे राज्यों के लिए जो भी कानून पास होते हैं संसद में वो अब जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में भी पास किए जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि पहले यहाँ से पास होंगे और उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में जाके पास हुए तो ही वहाँ पर लागू होंगे। नहीं, वहाँ पर अब सीधे लागू कर सकती है पार्लियामेंट जब भी वो चाहेंगे, जब भी उन्हें लगेगा ज़रूरत है। इसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर असेंबली यानी कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता था पहले वो 6 साल का हुआ करता था, लेकिन अब वो उतना ही होगा जो कि भारत के हर राज्य में होता है, जो कि 5 साल है। इसके बाद में अगर जम्मू एंड कश्मीर के पढ़ाई के बारे में अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर राइट टू एजुकेशन का कोई लॉ था ही नहीं, जो कि अब वहाँ पर आ जाता है। अब वहाँ पे हर बच्चे को पढ़ने का हक है और उसको पढ़ाया भी जाएगा। आप आने वाले कुछ सालों में देखोगे कि सभी पढ़ने वाले वहाँ पे बच्चे आपको मिलेंगे। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी वहाँ पर पहले नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पर लगाई जा सकती है, क्योंकि आप पूरे भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दो लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में लगानी नहीं लगा सकते आप। तो ये चीज़ भी अब वहाँ से हट चुकी है, अब वहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। और इसी के साथ साथ जिससे सभी झंडू प्रसाद नेता डरते थे वहाँ के, वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि उससे जानकारी न ले ली जाए कि हाँ वो पैसा जो दिया था वो कहाँ गया, क्योंकि जितना भी वहाँ पे पैसा जाया करता था किसी को नहीं मालूम चलता था कि कहाँ जाता था, और जितने भी टैक्स पेयर हैं उनका पैसा बस ऐसे ही हवा में उड़ जाया करता था। इनके बच्चे बाहर देशों में मजे ले रहे होते थे और ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को सालों साल से बेवकूफ़ बनाते आ रहे थे। इनको पैसा मिलता था लेकिन कुछ डेवलपमेंट वहां पर नहीं होती थी। वो किस तरीके से इनकी जेब से बाहर चला जाता था आपको मालूम नहीं चलेगा। इनके बच्चे देख लो बाहर देशों में पढ़ रहे होते हैं लेकिन वहां के लोग अभी भी गरीबी में घिसड़ रहे होते हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं वहां पर, कोई जॉब वॉब इन्होंने बनाई नहीं। और ये बस जानते थे लोगों को कि किस तरीके से उनको भड़काया जाए, भटकाया जाए, ताकि उनके पैसे का यूज़ ये अपने इस्तेमाल के लिए कर सके, जिसकी वजह से अब इनकी जेबें खाली हुई हैं। इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है आर्टिकल 370 हटने का।
आप में से कई लोगों को तो ये भी मालूम नहीं होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में कितना पैसा दिया जाता है, कितना फंड दिया जाता है और ये किस तरीके से उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि आपके पास में राइट टू इन्फॉर्मेशन का वो हथियार था ही नहीं जो कि अब आपको मिल जाता है। और अब इंडिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का रहने वाला हो वो आरटीआई लगा सकता है और जान सकता है कि वो पैसा कहाँ गया जो उस टाइम पे दिया गया था, उस काम के लिए दिया गया था और उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। और इसी तरीके से जैसे कि आपको मालूम हो कि एक बैंक घोटाला भी हुआ था कश्मीर के अंदर जिसमें 3 बड़े नेता शामिल थे, जहां पर उन्होंने अपने ही सिफारशी लोगों की भर्ती करवा दी, ना कि उन बच्चों की जो कि एजुकेटेड थे, क्वालिफाइड थे उस जॉब के लिए। वहां पर कोई एग्जाम नहीं लिया गया, बस ये देखा गया कि कौन मेरा रिश्तेदार है, किसको जॉब दिलवानी है, उस तरीके से वहां पर भर्ती चली थी। तो ये भी एक घोटाला सामने आया है जिसके लिए अब इन्वेस्टिगेशन चल भी रही है और आप देख भी रहे होंगे कई वो ट्विटर पे दिखा रहे हैं कि मेरे घर में ये नोटिस आया, वो नोटिस आया, और इस तरीके से वहाँ के लोगों को भड़का रहे हैं कि अब हमें एकजुट हो जाना चाहिए, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना, एकजुट हो जाओ। दरअसल पंगा क्या है कि ये 2-4 जो नेता वहाँ पे बने फिर रहे हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम यही है पूरे जम्मू एंड कश्मीर की। ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इस तरीके से ही जब तक वो चलता रहेगा तब तक जेब में पैसे आते रहेंगे, लेकिन अगर ये सॉल्व हो गया तो जेब का पैसा नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से ये इतनी देर से घिसाड़ रहे थे इस पूरी सिचुएशन को जम्मू एंड कश्मीर की, जो अब जाके आप देख सकते हो कि सॉल्व होती दिखेगी आपको जब इन जैसे नेताओं की जेब में पैसा नहीं जाएगा और आपको अधिकार होगा ये जानने का कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि बेरोजगार ही रहेगा, वहाँ पे सबको रोजगार मिलेगा, वहाँ पे जॉब्स आएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको अलग होती देखने को मिल जाएंगी और इनकी तिलमिलाहट भी अब आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी जेबों का जो पैसा है वो चला गया, इनके पास जो पावर थी वो अब उतनी ज़्यादा नहीं रही, अब पावर आ चुकी है सेंटर में। बेसिकली ये जो नेता लोग थे ये किसी कैंसर की तरह थे जो पनपे जा रहे थे, लेकिन कोई इलाज नहीं कर रहा था जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि अब सही तरीके से किया गया है। और यहाँ पर जो भी लोग बात करते हैं कि अब जम्मू एंड कश्मीर का जो कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ, गुजरात में जाओ आपको गुजरात का कल्चर देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में जाओ वहाँ का कल्चर देखने को मिलेगा, जबकि आप वहाँ पे भी ज़मीन खरीद सकते हो। तमिलनाडु में जाओ वहाँ का कल्चर देखने को मिलेगा, पंजाब में जाओ वहाँ का देखने को मिलेगा। तो आप जहाँ भी जाओगे आपको वहाँ का कल्चर देखने को मिलेगा। किसी भी आर्टिकल, किसी भी लॉ के चेंज होने से किसी का धर्म, किसी का कल्चर कभी नहीं बदलता। सो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही कहना था मुझे। जो भी मेरे अंदर बातें थी वो भी मैंने आपसे कही और इसी के साथ साथ कुछ फैक्ट्स भी आपको बताया। और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और इसी के साथ साथ आपको मालूम होगा कि मैं पॉलिटिकल वीडियोस नहीं बनाता हूं, क्योंकि अंदर की गर्मी सारी बाहर आ जाती है, जो कि कुछ को बुरी लगती है, कुछ को अच्छी लगती है। तो इस वजह से मैं पॉलिटिकल वीडियोज़ में घुसता भी नहीं हूँ। लेकिन अगर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कई लोगों को कुछ बातें मालूम नहीं है तो शायद एक वीडियो ज़रूर आएगी, शायद। फिलहाल के लिए इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने को वीडियो डाली भी है।